अभी आप बता दो बेटी, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं सर, सुनो नहीं है, मुझे तो इतना जानना कि जानती है कि नहीं जानती है। जानती है, एक तो पूछा गया है। आप थोड़ा सा अगले 15 मिनट 20 मिनट मेरी बातों को समझिएगा। आपसे कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, सवाल जब किया जाएगा तो बात किया जाएगा, लेकिन पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बेसिक सवाल था जो सर ने आपसे कहा, ठीक है, कि संस्कार शिक्षा को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो आपको कहना चाहिए यस जानते हैं, ठीक है। एनीवे, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का नाम सुना है आपने? सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग नहीं सुना है? कैरियर काउंसलिंग के बारे में जानते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट जानते हैं? जानते हैं। चलिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, इसलिए सभी लोगों को तालियां के साथ स्वागत करते हैं। यहाँ पे जानना चाहेंगे क्लास 11 12 के बच्चे हैं, 10 के बच्चे हैं, किस क्लास के हैं? मिक्स है आप लोग। 10 और 10 तो आप बता दें, क्लास 10 कौन है? 10 नहीं, 11 है, 12 यानी राइट। इस समय जो है जो बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, ये इस विद्यालय के और अपने जो आप जिस परिवार से हैं, बहुत महत्वपूर्ण टाइम का आपका, और इस महत्वपूर्ण टाइम का उपयोग मुझे लगता है कि आपको सही दिशा में करने की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग भी आपको मदद करने के लिए आए हैं। तो इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से मैं चाहूंगा कि इस फील्ड के इस तमाम विषयों के बारे में इंस्टीट्यूट डायरेक्टर मिस्टर राकेश पांडे जी आए और आप सबको इस दिशा में विस्तार से कम समय में बताने का प्रयास करें। आदरणीय राकेश पांडे जी, प्लीज उनके लिए बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। आराम से बैठो, कंफर्टेबल हो जाओ, आराम से बैठो। बच्चे आगे बच्चों नमस्कार। आवाज नहीं आई। नमस्कार। बच्चा भूख लगी है, तुम्हें क्या बना है? सोच रहे हो क्या? नहीं तो फिर से नमस्कार। अब जोश आया आप लोगों का। वेरी गुड। तो 11th क्लास के सारे बच्चे हैं इसमें? 12 का कोई नहीं है? कितने बच्चे 12 के? अच्छा, ये पूरी 12th क्लास है, दोनों मिक्स है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये कौन सा स्ट्रीम है? साइंस है? टोटल साइंस में बायो मैथ्स दोनों है? करना कुछ है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी बायो लिया था मैथ्स के साथ में, लेकिन फिर उसे कई कारणों से छोड़ना पड़ा। दोनों सब्जेक्ट मेरे पे भारी पड़ रहा था, लेकिन ओवर द पीरियड मुझे समझ में आया कि अगर दोनों रहता तो फायदा रहता। क्यों रहता? क्योंकि बायो का जो मेरा दिल था सीखने का, वो अभी भी मेरा चल रहा है, और वो बहुत जरूरी है कि आप दोनों विषयों में रहो, कि अब जो समय आ गया दोनों को अभी साथ में लेके चलने का है। तो मैं मनोवैज्ञानिक राकेश कुमार पांडे यानी साइकोलॉजिस्ट। आप लोग क्योंकि 11th में हो और 12th के बच्चे हो, तो ये विषय आपको बहुत क्लियर होगा कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में डिफरेंस क्या है, राइट? एक सेकेंड है। घर से फोन लाना जरूरी है। हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे? साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या अंतर है? ये बायो वाले स्टूडेंट काफी अच्छा बता रहा है ना, आप सभी लोग बायो से हैं। साथ ही साथ मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, हवाई जहाज का इंजीनियर हूँ। दुनिया के सबसे छोटे जहाज से लेकर दुनिया के सबसे बड़े जहाज तक मैंने काम किया है। 20 साल का मेरे पास औद्योगिक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है।
अब आप लोगों के बीच में हम लोग वेदपथ एजुकेशनल सर्विसेज के माध्यम से आए हैं और वह क्या करती है, कैसे बच्चों के साथ काम करती है और आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है, उस पूरे विषय को हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग क्योंकि ऑलरेडी उस एज से निकल रहे हो, हाई स्कूल के बाद का जो होता है उसके बाद आप ऑलरेडी डिसाइडेड हो गए हो कि अब हमें मैथ्स और बायो में ही जाना है, तो ये निश्चित हो गया है 11th और 12th में। अगर 10th से पहले रहते तो हम उस पर विषय दूसरा रखते। अब जमाना कैसा है, बहुत टेक्नोलॉजिकल है, लेकिन आपकी उम्र कितनी है? लगभग सारे बच्चे 18 साल के नीचे होंगे या 18 साल होंगे, एग्री? तो एडोलसेंट एज कितनी होती है, कुछ आइडिया? आप कितना? जोर से घबराओ नहीं, ऐसे बोलो, जो भी नंबर है, नंबर गलत सही होता रहेगा। आप बताओ। 18 तो एज होगा, कितने से शुरू होता है किशोर अवस्था? 14-15। और कोई नहीं, मेल फीमेल में डिफरेंस होता है। अच्छा, डिफरेंस होता है, क्या होता है? फीमेल में होता है 12 से और मेल में होता है 14। ठीक है। और कोई एक एग्जैक्ट डेट बताओ जिस डेट के बीच में किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। 12 नहीं, ये तो आपका बहुत बढ़िया है, जवाब कोई दिक्कत नहीं है, सही है आपका आंसर। 9 से लेके 19 की जो एज होती है वो किशोर अवस्था की कहलाती है। यानी जैसे आप 9 साल के होते हैं तो किशोर अवस्था में एंटर हो जाते हैं। आप एक पहचानेंगे कैसे कि आप किशोर अवस्था में? अब तो आपका खैर 19 होने वाला है, 18 के बाद 19 आएगा, तो अब आपका दिशा बदलने लगेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये 19 तक तो परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को ये लंबा समय लग जाता है, 21-22 तक कहते हैं अभी बचपना है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो ये विषय 19 के बाद भी जाता है, लेकिन ज्यादातर जो सीबीएसई बोर्ड और बाकी स्टेट बोर्ड मानते हैं वो किशोरावस्था के लिए 9 से लेकर 19 तक आते हैं। अब किशोरावस्था की बात क्यों करते हैं, विषय है ना, आखिर किशोर क्यों, आप क्यों, और कोई भी हो सकता है, क्योंकि जब 19 साल आप लोग आगे साल बेटा, आगे साल पीछे तो रास्ता है, आगे सर। जो 9 से 19 होता है, ये जो एज होती है इसमें आपकी शारीरिक बनावट तो चेंज हो ही रही है, आपके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वह भी बदल रहे हैं। इसके साथ में जो इसके अंदर केमिकल लोचा होता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला नहीं, ये जो अंदर आपके हो रहा है हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग देख पाते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होते तो बच्चियों का एक अलग विकास हो रहा है और बच्चों का एक अलग विकास हो रहा है। तो ये शारीरिक बनावट के साथ साथ में आपका सामाजिक जो खाना पाना है, समझदारी का लेवल है, ये भी चेंज हो जाता है। रिश्तों में आप परख और ना परख करना शुरू कर देते हैं। जैसे कपड़े छोटे हो रहे हैं, ऐसे विचार भी कुछ बड़े और छोटे हो रहे हैं। यहाँ पे चीजें आपको अपनी नजर से देखनी पसंद है, अपने हाथ से करना पसंद है, अपने लिए आप जिद भी करते हैं और करुणा भी रखते हैं। जितना गुस्सा है उतना दया है, जितना प्रेम है उतनी नफरत है, जिद है किसी चीज को पाने की। हमें लगता है कि हम हर चीज सही समझ रहे हैं, दिशाहीन भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो हमें सामने वाला समझा रहा है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैच नहीं कर रहा है, और हम उसको जनरेशन गैप मान लेते हैं। इसी समय जब आपके हार्मोन चेंज होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें क्रश के रूप में देखते हैं। क्रश मतलब एक शॉर्ट टर्म हार्मोनल बैलेंस होता है, जिसमें आपने ये प्रेम प्रसन्न होना शुरू हो जाता है, हमें चीजें अट्रैक्ट करती हैं, सम्मोहित करती हैं। ये उम्र का तगादा है, केमिकल लोचा है, क्या बोलते हैं उसको, उस केमिकल को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। नहीं, वो एक स्पेसिफिक नेम हो गया, लेकिन इसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हो गया जो बताया वो है, ऐसे करके बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं ग्लैंड से। इस विषय को देखते हुए हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। क्या होती है, आखिर मेन मकसद क्या है? क्या ये टेम्पररी जो हमारी बॉडी में बदलाव हो रहा है इसको समझना, या इसको समझते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना, ताकि हम जिस मकसद के लिए स्कूल में आए हैं और जिसके लिए हमारे माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे टीचर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस विषय को समझना। क्योंकि ये सारा जो फेस है 9 से 19 साल का, ये टेम्पररी एक बॉक्स है। क्या है, बॉक्स है, जैसे ये है। क्या ये पेपर इसके अंदर रहेगा? क्या ये एक फेज है? क्या है, फेज, एक समय की सीमा है। इस सीमा से आपके माँ बाप भी निकले, आपके जो बड़े भाई बहन है, इस सीमा से हम भी इसी से निकले, आपके टीचर्स भी निकले। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। तो होता क्या है, क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं, इसमें आपके इमोशंस,
यानी भावनाएं प्रभावित होती हैं। ये भावनाएं हमें तय करती है कि अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम यहाँ कंट्रोल करते हैं तो हम अब्दुल कलाम भी बनेंगे, हम जो है सचिन तेंदुलकर भी बन जाएंगे, हम हमारे हीरोज भी बन सकते हैं और दुनिया के बेहतरीन बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। लेकिन ये बॉक्स को समझना बहुत जरूरी है, ये टेम्परेरी फेज को समझना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, जब केमिकल लोचा होता है तो कैसे हम पहचाने कि ये टेम्परेरी है कि लॉन्ग टर्म है, और अगर हो जाए तो हमें किसको अप्रोच करना है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमें मदद कर सकता है। ज्यादातर लोग किसके पास जाते हैं, दोस्तों के पास, सहेलियों के पास, उन लोगों से लोग बात करते हैं, तो क्या वो आपको सही सलाह दे पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आप ही की उम्र से और तुम आपके ही समस्याओं से जूझ रहे हैं, शारीरिक बनावट, सामाजिक बनावट, इंटरनल प्लस जो वातावरण हमने एक स्टिग्मा बना दिया है इंटरनेट का, ठीक है, वहां से जो हम चीजें सीख के आते हैं बिना एक्सपेरिमेंट के, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के, जब हम उनसे सलाह लेते हैं तो क्या होगा, ज्यादा चांसेस है कि हम गलत दिशा में जाएं, क्योंकि उसका ये पहला तजुर्बा नहीं है। जिसके बाद तजुर्बा है वो आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। इंटरनेट हमें नॉलेज दे सकता है, लेकिन जिसने प्रैक्टिस किया वो हमें रास्ता और दिशा दे सकता है। इसीलिए स्कूल में 12वीं तक पढ़ना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ये आपकी बुनियादी पढ़ाई के लिए हर जगह काम आता है। ठीक है, अगर आप देखें 3 इडियट में क्या होता है, वो बुनियादी पढ़ने के बाद ही तो इंजीनियरिंग करने जाते हैं, 3 लोग, और क्या करने जाते हैं, इंजीनियरिंग करने। एक तो बेचारा अंगूठी बहुत सारी पहन के रखता है, माथा टेकता है। कितने लोगों ने 3 इडियट देखी? पहले जाने बहुत कम बच्चे, बाकी बच्चे बड़ी शरीफ। पिक्चर ना देखना शराफत की गारंटी नहीं है। जैसे कुछ बच्चे देखे हैं, बाकी बच्चों ने नहीं देखा, सीरियसली नहीं देखा है, ऐसा मत बोलो यार। मतलब ऑलमोस्ट 1% बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हाथ नीचे करो। आप लोग अपने दोस्तों के साथ फिर से देख लेना। देखिए बहुत अच्छी सी बात है, जिससे किताबें अच्छी होती हैं और बुरी होती है, ठीक है, इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, अच्छे माँ बाप, अच्छे बुरे माँ बाप भी होते हैं, अच्छा समाज और बुरा समाज भी होता है, समझिए। ऐसे ही फिल्में भी अच्छी और, अब हमारे बॉडी को इस तरीके से मोटिवेट करना है कि हम अच्छी चीजों को देख सकें, अपने अवचेतन मन को हम एक्टिवेट कर सकें कि केवल हम अच्छाई देखें और हमारी तरक्की हो सके। अब अच्छा क्या है, अच्छा को हम पहचाने के लिए इसके 3 मंत्र हैं, वो भी सुन लीजिएगा, फिर मैं इसके आगे जाऊंगा, एडोलसेंट में आ जाऊंगा। अच्छी चीज क्या हो सकती है, एक ऐसी चीज जिसे मैं देखूं और उसे मुझे गर्व हो, सबको बताने में मुझे शर्म ना आए, और उसे मैं जहां चाहे उसको बताऊं तो मुझे गर्व फील हो, लोग शाबाशी करें, और वह समाज और परिवार और मेरे व्यक्तिगत विकास में सहयोग करे। ऐसी चीजें ज्यादातर 99% सकारात्मक होती है। इसमें एक आध पक्ष ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर उस दिशा में आप काम कर रहे हैं, जब आप शीशा देखते हैं, क्या देखते हैं, उस शीशे में दिखने वाला जो सबसे खूबसूरत चेहरा है, उससे आंखों में आंखें मिला के जब ये बोल सकते हो कि मैं जो काम कर रहा हूं वो बहुत सही, बहुत अच्छा है, इसकी वजह से मेरे परिवार और समाज, इस देश का कल्याण होगा, और इसको मैं बताने में गर्व फील करूँ, वह ज्यादातर अच्छा ही होता है। ये अच्छे और बुरे की परिभाषा हो सकती है। अब किशोरावस्था में भावनात्मक क्यों होता है, वापिस आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे। इस उम्र में आप जिद्दी हो, इसमें आपकी गलती नहीं है, वो हार्मोन जो आपके अंदर है ना, वो है। कई बार आप बहुत खुश होंगे, मतलब खुश हो गए तो घर में पूरे बर्तन भी मांज देंगे मम्मी के लिए, भाई को पानी भी पिला देंगे। दुखी होंगे तो गला फाड़ ले, लेकिन आप सेम चीज लड़कों पे, सेम लड़कियों पे, ऐसा मत सोचेंगे कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ। अगर बच्चे खुश होते हैं घर में तो पापा को खेत में जाके मदद कराएंगे, नहीं तो फिर खटिए पे सोते रहेंगे। अगर मन दुखी रहेगा तो हम लगातार उस स्टेज पे रहते हैं, तो क्या पढ़ाई में मन करेगा क्या? या तो हम ज्यादा खाना खाएंगे, या ज्यादा सोएंगे, या ज्यादा बकबक करेंगे, या ज्यादा रोएंगे, या किसी कोने पे चुपचाप पड़े रहेंगे, दिन भर घबराहट और डर लगा रहेगा। ऐसे ही खुशी का भी माहौल होता है। अगर खुशी आपकी रहती है तो क्या होता है, उतावलापन रहता है, बार बार टाइम देखना है, घड़ी का समय धीरे हो गया, समय धीरे हो गया कि टाइम ज्यादा लगा होता है ना, इंतजार लंबा हो जाता है जब खुशी वाली रही। तो अगर ये स्टेट आपका टेम्परेरी है, क्या है, टेम्परेरी है, लाइक कि
24 घंटे 48 घंटे में हील हो जा रहे हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में भी लोगों को लग जाता है कभी भी इस फेज से निकलने में। कई बार ये सर्दियों में ज्यादा होता है, उदासपन रहता है, क्योंकि बॉडी जो है ना सैचुरेट हो जाता है, हार्मोन सैचुरेट हो जाता है। अगर ये महीने भर तक रहता है तो ठीक है, इट्स ओके है, हम लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तो आपको किसके पास आना चाहिए? एक साइकोलॉजिस्ट के पास। किसके पास? क्योंकि ये बीमारी का भी रूप ले सकता है। अगर हमें चोट लगती है तो हम पहचान सकते हैं, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, बता सकते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक चीज अगर यानी मेंटल प्रॉब्लम हुई है तो हम किसके पास जाके बात करें? मम्मी पापा के पास अगर अपनी इच्छा व्यक्त कर देंगे किशोरावस्था की तो क्या होगा? वो आपको पता चल जाएगी। दोस्त और सहेली को बताएंगे तो अगली बार क्या करेगा? वो मजाक बनाएगा। ऐसे में क्या होगा? मैं जो सीक्रेट आप लोग बताने की कोशिश करो, अंदर ही अंदर एक दर्द का रूप ले लेगा, जख्म का रूप ले लेगा और आपकी तरक्की में वो बाधा करने लगेगा। पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, एग्जाम भी होगा तो पढ़ नहीं पाएंगे, याद की हुई चीज भी आप भूल जाएंगे, एक पेज पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, आधा लाइन तक पढ़ते पढ़ते तो लगेगा अरे बाप रे इतना बड़ा पहाड़ चढ़ लिया। होता है ना? ये प्रॉब्लम आपकी पढ़ाई और कैरियर को लेकर डिस्टर्ब कर जाता है। तब इस केस में आपको जाना है मनोवैज्ञानिक के पास। देखिए, इंटरनेट पे सर्च करिए, अपने टीचर से डिस्कस करिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए कि हमें मनोवैज्ञानिक चाहिए, और वह मनोवैज्ञानिक आपकी बातों को गोपनीय रखता है। क्या रखता है? गोपनीयता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपकी बायोलॉजी, आपका फिजिकल, आपके थॉट्स, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका इंटरनेट पे पढ़ना और देखना, अपनी किताब में पढ़ना, देखना और लिखना, अदर देन एकेडमिक्स यानी पाठ्यक्रम को छोड़कर हर चीज आपका व्यक्तिगत है। क्या है? उस पे किसी का भी अधिकार नहीं है, वह केवल और केवल आपका। इसलिए मनोवैज्ञानिक कैसा चाहिए हमें? गोपनीय वाला। लेकिन ये अधिकार कब मिलता है? 18 साल के बाद। लेकिन क्योंकि आप बच्चे हैं तो इस उम्र में भी आपको ये अधिकार चाइल्ड हेल्पलाइन या हमारी सरकार बाल बच्चों को देती है। यहां तक समझ में आ गया? अब जब आप अपने मेंटल हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं, यानी मानसिक स्तर को बढ़ लेते हैं और उसमें आश्वस्त हो जाते हैं कि हमें ये दिक्कत है और हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, तो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है, खाना हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन इसमें दवाई, अब साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपको दवा नहीं देगा, वो केवल आपसे बातचीत के माध्यम से सॉल्व करेगा। कुछ प्रश्न था बेटा? या बैठे बैठे एक्साइटमेंट में कुछ सवाल आ गया? कई बार हम लोग बैठते ना तो पिक्चराइज होता रहता है, तो मैं बता रहा हूँ आप देख रहे हैं उसको, ऐसा लगा पिक्चर चलती होता है ना। तो हम लोग ऐसे एक्साइटमेंट में सवाल पूछ आते हैं। कोई सवाल है तो पूछो बेटा, घबराओ नहीं। बिल्कुल, हाँ मैं इस पे आऊंगा अभी। साइकोलॉजिस्ट एक तो सामने खड़ा है, लेकिन समझ और भी दुनिया भर में साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेंटल हीलिंग की वजह से हमारे पास एक तत्व है, जब आपके ऊपर आपके थॉट्स बेबुनियादी तौर से हावी हो जाती है तो ये जो सुसाइडल रेट है आपकी उम्र में बढ़ जाता है। क्या होता है? अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला, आपके मनपसंद गेम नहीं मिला, या आपका क्रश आप पे भारी हो गया, क्रश समझ रहे, अट्रैक्शन, सम्मोहित करने वाला, वो नॉर्मली अपोजिट जेंडर्स में हो सकता है, या फिर किसी गाड़ी को या मोबाइल को लेकर भी क्रश हो जाता है घर में जिद करने, तो उसको लगता है बस ये मेरी यही आखिरी मंजिल है। ये गलत है, क्योंकि ये मैंने क्या बताया, ये एक दायरा है, इसको पार करना बहुत जरूरी है। जब इस दायरे को, इस समय सीमा को पार कर लेते तो वो सारी चीजें डिमिनिश हो जाती है। तो इसके लिए आपको काउंसलर चाहिए। अब ये काउंसलर आपको वेद पर एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज आपके पास में टीचर्स हैं, और ऑनलाइन हर यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में कोई ना कोई फ्री हेल्पलाइन नंबर से जहाँ पे आप अपनी बातों को कर सकते हो। तो ध्यान क्या रखना है? गोपनीय रखना है अपनी बातों को, वो बंदा आपकी बातों को गोपनीय रखे और आपकी बात को तसल्ली भर सुने। 45 मिनट का एक सेशन होता है, उस सेशन को आप एनरोल कर सकते हैं। अब क्योंकि आपका मेंटल हीलिंग हो गया, अब आपको तय करना है कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं किस चीज में परफेक्ट हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने बायो और मैथ्स ले लिया है, राइट? इसका मतलब कि अब आपने डिसाइड कर लिया है मैं ये सब्जेक्ट हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नंबर्स में प्रॉब्लम होगा, मैथ्स समझने में, बायो समझने में, पढ़ने में, या बेसिक स्किल्स की कमी होगी राइटिंग में, रीडिंग में, या उन शब्दों को प्रैक्टिस करने में, क्योंकि बड़े कठिन शब्द होते हैं बायो के, राइट? तो सोचते यार बोलेंगे कैसे, मतलब मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम था, बोलता कुछ था, लिखता कुछ और था, समझ में कुछ और आता। ये प्रॉब्लम हमारे पूर्वांचल में है, तो घबराने की जरूरत है क्या? नहीं है।
आज के युग में हमें रास्ता अगर मिल जाएगा तो हम उस चीज को डील कर लेंगे। प्लस बायो और मैथ्स के बाद मैं क्या बेटर कैरियर चुन सकता हूं, जिससे या तो मैं नौकरी करूं या मैं अपना खुद का काम शुरू कर सकूं। ये दोनों आजादी हमें कैसे मिलेगी या दोनों में से एक मिलेगी, तो इसे कहते हैं कैरियर काउंसलिंग। क्या बोलते हैं? विषय तो आपका क्लियर हो गया कि हम इस विषय में हैं। दूसरा अब आता है कि इसमें हम अपना कैरियर या व्यवसाय क्या बनाएं, कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिससे मुझे जो ट्रेडिशनल लोग कर रहे हैं उससे बेटर कर पाए। इसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। एडमिशन असिस्टेंट आता है। अब आपको देश में पढ़ना है या देश के बाहर पढ़ना है, क्या बजट है, कितना बजट है, कहाँ से बजट आएगा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड देखना है। इस पूरी काउंसलिंग सेशन में भी हम आपकी मदद करते हैं एडमिशन में। यहाँ तक क्लियर है? अब आती है स्किल्स की। किसकी आती है? स्किल्स का मतलब क्या था? कौशल। जैसे मैंने भी आपको बोला, रीडिंग करने का एक कौशल होता है, एक फ्लो में पढ़ना और उसको याद रखना, फिर उसकी माइंड मैपिंग करना, ये एक कौशल है। याद रखने के लिए निमोनिक्स का इस्तेमाल करना, जैसे पंडित बद्रीधर जी हरिप्रसाद अगर बोले सुनना चाहिए तो इसको लेके ये पैथागोरस थ्योरम का है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये निमोनिक्स कहलाता है। इसको याद करने के लिए एक पूरा माइंडसेट बनाते हैं पूरे विषय का, माइंड मैपिंग करना, ताकि हम लंबे समय तक कॉम्पिटिशन्स में एग्जाम दे पाए। इन सारी चीजों में आता है रीडिंग स्किल्स, क्वेश्चनिंग स्किल्स, यानी हम प्रश्न खुद से कर पाए, जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम अगर जैसे इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें हम क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये प्रश्न पूछने की कला विकसित होती है, रीडिंग की होती है। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ लिया और प्रश्न पूछ लिया, उसको अपने शब्दों में उतारने के लिए एक राइटिंग स्किल्स होती है। क्या होती है? अगर मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसको लिखने की भी तो कला चाहिए, ये होती है। अब जब मैंने राइटिंग स्किल्स सीख ली, तो अपनी बात को प्रभावी ढंग से किसी को व्यक्त कर पाना या किसी को कन्विंस कर पाना। अभी मैं जो फील्ड में देखता हूँ, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वो पढ़ तो लिए हैं, लेकिन जो कला उन्होंने सीखी है उसको कैसे किसी को कन्विंस करें कि उसको हम 2 पैसे का बिजनेस कर सकें या नौकरी कर सकें। इंटरव्यू में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जिसकी कमी है उसे कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे ये सॉफ्ट स्किल हमारे पास बचपन में बहुत बढ़िया थी। मम्मी पापा से कोई भी बात मनवाना हो तो मासूमियत दिखाकर, बातचीत करके, तर्क संगत बात कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और समाज में आते हैं, तो ये स्किल्स हमारी क्या हो जाती है? सुर भूल जाते हैं। अब जैसे घर में कोई छोटा भाई बहन होगा, वो कोई चीज आपसे मांगेगा ना, तो उसके व्यवहार देखिएगा, इतना प्यार, मासूमियत लगेगा, अरे यार दे दे, चलो चीज। उसकी मासूमियत देख के आप चिल्लाएंगे कि इसका नुकसान कर रहा है, जैसे चॉकलेट हो दे। वो कैसे आपको कन्विंस कर रहा है, इस इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। ये 4 स्किल्स हो गई। ऐसे करके बहुत सारी हमारे पास स्किल्स हैं। बेसिक ये 4 स्किल्स अगर किसी के पास में आए तो क्या लगता है कि वो भविष्य में कामयाब हो सकता है? तो वो क्या बनेगा? 3 इडियट का। 3 इडियट का कौन सा कैरेक्टर है जो बनेगा? क्या बनेगा? अभी मेरे से राइट, क्योंकि हाँ ये गिफ्ट बेटा, इसलिए क्योंकि तुमने एक्टिवली पार्टिसिपेट। ताली तो बजाओ के लिए। सकारात्मक भविष्य लिखो, बेफिक्र हो गया। तो वहां पे क्या करता? वो क्या डिग्री लेने आया था स्कूल में? वो कॉलेज में जो पढ़ रहा था डिग्री लेने आया था क्या? वो डिग्री किसी और के नाम से पढ़ रहा था, लेकिन उसका शौक है कि मैं क्लास में पढ़ूं, कुछ नया करूं, और एंजॉय करके पढ़ता था, इसलिए उसको याद रहता था, प्रैक्टिकली करता था। तो उसने इस तरीके से पढ़ा। तो फिर क्या हुआ? उसका लक्ष्य क्लियर था। कौन सा लक्ष्य? वो एक फिल्म थी लक्ष्य, ऋतिक रोशन में, मैं ऐसा भी हूँ। गाना सुने आपने? किसी ने लक्ष्य मूवी नहीं देखा है? नहीं? चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। चिल्लर पार्टी हो गई तुम लोग। चिल्लर पार्टी देखे हो? चिल्लर पार्टी भी नहीं देखे? ओ माय गॉड। चलो कोई नहीं, हम हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर चीज आप लोग देखे हो, क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी पुरानी पिक्चरें होगी। आपके युग में तो मैं नहीं देख पाया कौन सी फिल्म चल रही है, लेकिन अभी जो नए वाले फिल्म आ रहे हैं, जैसे अग्नि की उड़ान आई है, उड़ी आई है, ये बड़ी अच्छी फिल्म है। इसमें हमारे देश का मकसद और हमारी फौजियों का संघर्ष दिखाया हुआ है। अब तो बायोपिक्स फिल्म आ रही है, तो काफी कुछ जानने को मिल रहा है कि लोगों की जिंदगी में एक्चुअली हुआ करता है। तो यहाँ तक जो है आपको यहाँ तक समझ में आएगा। मेंटल वेलबींग यानी मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से ही हमारा कैरियर काउंसलिंग होगा, उसी से ही हम अपने व्यवसाय के बारे में सोचेंगे, उसी के आधारित हमारा कैरियर काउंसलिंग के साथ इंटरनेशनल एडमिशंस में मदद करता है। और इन सब के लिए स्ट्रॉन्ग विल चाहिए। क्या चाहिए?
विल क्या होता है? हाँ? नहीं और पहिया नहीं, विल क्या? इच्छा शक्ति। क्या होती है? इच्छा शक्ति। तो बिल्कुल मत करो बेटा, मेरे साथ भी ऐसे होता था। मेरे को एक बार क्या हुआ, एक ड्राइंग क्विज चल रहा था। ड्राइंग क्विज में वर्ड देते थे, तो उसको पढ़ना था और उसको करके दिखाना था एक्ट में। तो सामने वाला बताना था क्या, तो उसमें लिखा था गोल। तो मैंने सोचा कि गोल है वो फुटबॉल वाला गोल होगा, समझिए, लक्ष्य नहीं था वो, गोल था। तो मैं बार बार उसको करता रहा। बाद में मुझे जब मैं थोड़ा सा टीचर ने बताया कि ये गोल है, गोल नहीं जो शॉट मारने वाला गोल है, ये लक्ष्य वाला गोल। तो इसमें कुछ अलग की बात नहीं है, हम सब गलतियों के पुतले और चीजें सीख पाते हैं। तो जैसा ये कॉन्फिडेंट पैदा कर लेना, ये एक अलग विषय है, अपनी जानकारी बनाना। तो वेद पथ एजुकेशन आपको आपकी किशोरावस्था को एंजॉय करते हुए आने वाले भविष्य की नींव कैसे रखी जाए, इसमें आपकी मानसिक स्वास्थ्य की परीक्षण की क्या मैं इस विषय में और बेटर कर सकता हूं, अगर नहीं कर पा तो क्या स्किल्स हैं जो मुझे सीखनी है। सॉफ्ट स्किल से लेके सारी स्किल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एडमिशन और कैरियर काउंसलिंग के लिए आपकी मदद करते हैं। अब आप बोलोगे कि जो सवाल था कि भाई साहब आप मिलेंगे कहाँ, तो भैया आपके पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म में नीचे मोबाइल नंबर है, वेब पर आपको वहां से कांटेक्ट करने से भी मिल जाएगा। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे कोशिश यात्रा या वेब पर, तो वहां से भी मिल जाएगा। ये जो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये सेशन वहां पे अपलोड हो जाएगा। वेब पर एजुकेशनल का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे और भी स्कूलों में हमने प्रोग्राम किया, वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी, कुछ ट्रेनिंग वीडियोस मिल जाएंगी। मेरा नंबर जो है कोशिश यात्रा और वेब पर दोनों पे है। आप अपने स्कूल में जो प्रबंधक सर हैं, आप यहाँ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक सर जो आपके साथ जुड़े हुए, आप उनके थ्रू भी आ सकते हैं और ये फॉर्म वगैरह जमा कर सकते हैं। ओवर ए पीरियड अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो हम आपके स्कूल में निरंतर आते रहेंगे, चलते रहेंगे, कुछ हम प्रश्न उत्तर भी करते रहें, आपको कुछ बुकलेट्स प्रोवाइड करें। और हम चाहेंगे कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस दुनिया के, भारत के अलावा दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में जाकर बेहतरीन परफॉर्मेंस लाएं और एक बेहतरीन इंसान बन के उभरें। हो पाएगा ऐसा? कोशिश करेंगे। एग्जाम से बिल्कुल मत घबराओ, अभी एग्जाम का टाइम आ गया, एक अजीब सा माहौल बना रहता है, मैं समझ सकता हूँ। ये मौसम का बदलता है ना, तो एग्जाम वाला डर जो है, अभी भी कभी कभी ये मौसम में हम लोग की फीलिंग्स आती है। क्यों सर? आती है ना, ये मौसम आते ही एग्जाम का फियर आ जाता है। पहले हमारे समय में अप्रैल में होता था, फिर मार्च में अब होने लग गया। तो ये जिंदगी भर ये डर रहेगा, जो शरीर में कंपन रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चीजें छोड़ दें। ठीक है? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? मेरे ख्याल से सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। एक चीज रह गया, मम्मी पापा को कैसे कन्विंस करें कि हम अपनी बात को कैसे रखें। वो तो मैंने पहले बता दिया, बच्चे वाला जो स्किल्स है ना, वो आपको वापस रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, बचपन वाला, वो मासूम सा चेहरा बनाकर। और जब आप उनको बताएंगे कि हम इस समस्या से घिरे हुए हैं, ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है कोई भी माँ बाप आपको उस डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए पूरी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास यूनिफॉर्म है और स्कूल आते वक्त आपके बैग में किताबें हैं और एक खूबसूरत से बैग में टिफिन मम्मी बना के दे रही है, और पिता दिन भर रात भर मेहनत करके अपने शरीर, अपने समय, अपनी खुशियों को त्याग कर उसका अर्थ निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं पैसा। क्या कहते हैं? वो पैसा नहीं है जिसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, वो अर्थ है, किसी चीज का एक्सचेंज है, जिसको उसने अपनी उम्र के साथ बदला है, अपने समय के साथ, अपनी मेहनत के साथ। कितना प्रताड़ित, कितना शोषित हुआ होगा, किस तरीके से उस पैसे को लाया होगा, वो जब यहाँ तक आपको भेज दिए ना, तो समझ लीजिए कि वो आपकी बात रख देंगे। और कई बार क्या होता है, माँ बाप अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन घर में कोई ना कोई एक अभिभावक होता है, जैसे बड़ा भाई, बीच वाला भाई या छोटा भाई, वो आपके लिए कहीं मेहनत कर रहा है। इस वक्त हो सकता है कि कहीं वो बहुत खतरनाक काम कर रहा हो, हमें नहीं पता कि किस तरीके का काम कर रहा हो, लेकिन वो अपना उम्र, अपना समय, अपनी जवानी, अपनी खुशियां त्याग करके उसके बदले में जो पैसा देता है, उसकी वजह से आप यहाँ पर हैं। तो जब आप उसके सामने ये बात रखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको पूरी मदद करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न का भी उत्तर हो गया कि माँ बाप को कैसे कन्विंस करें, राइट? और कोई सवाल? नहीं? बहरहाल आप कैरियर काउंसलिंग के ऊपर सर्च करें, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग अभी हेजिटेट कर रहे हो, फर्स्ट इंटरेक्शन है, तो इसीलिए पहली काउंसलिंग हमारी फ्री रहती है, आप बेफिक्र होकर अपना अपॉइंटमेंट लेकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन एक बार संपर्क सूत्र के एक चैनल होता है, किसी का प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करके बात करेंगे तो आराम से 1-to-1 सबसे बात हो जाएगी। ठीक है बच्चों?
तो मेरे ख्याल से क्लोजिंग कर लीजिए सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से तैयारी करो और एक बेहतरीन इंसान बनो। थैंक यू। देखिए, आपकी टीम इतने दूर से चलकर आपके लिए, आपकी गाइडेंस के लिए इस अवस्था में आप कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। आपको कोई समस्या है, उसके समाधान के लिए, सारी चीज़ों का निस्तारण के लिए सारी बात आपको बता दी और निश्चित रूप से समझते हैं कि आप लोग भी इन बातों को समझ रहे हैं। आपका पढ़ाई का पीरियड है, मेन फोकस आपका एजुकेशन शिक्षा है। इसमें जो आपने बताया, रीड, रिमेम्बर और राइट, पढ़िए, याद करिए, फिर उसको एक्सप्लेन करिए, लिखिए। ये तीनों मंत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इस प्रकार के नॉलेज देने के लिए हम विद्यालय की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। समय बहुत थोड़ा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी गार्जियन है, हम हैं, आप लोग हैं, इनके सहयोग से उसका समाधान। 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट अंतिम में, क्योंकि सत्र को समाप्त कर रहे हैं। सर ने कह दिया, एक महत्वपूर्ण बात है कि दिवाली आ रही है ना, लेकिन आपके लिए दिवाली क्या है? आपकी दिवाली है कि आपका क्लास 12 का, क्लास 11 की पढ़ाई, वहां आपको ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, वो कंटिन्यू चलना चाहिए। ठीक है, सफाई किसकी करनी है? अपने ब्रेन की, अपने ताकत की। आज संक्षिप्त जो है, अभी प्रिंसिपल सर ने और हमारे काउंसलर साहब ने, पांडे साहब ने कहा, ब्रेन बहुत पावरफुल है। आपका जो ब्रेन है ना, बहुत पावरफुल है। इस पावर को समझिए। ये वेदपथ एजुकेशनल सर्विसेज जो कुछ भी सुविधा देगा वो माध्यम होगा कैसा? विद्यालय। आज क्योंकि समय कम है, आप लोगों का भी समय हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप भी एक वैसे भी टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, मैं इतना केवल करना चाहूंगा कि आप सपने, कठिन वाले सपने देखते हैं, तो कठिन वाले सपने पूरे करने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होगा। हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा पावरफुल है। आप उस पावर को समझ पाते हैं तो यकीन करो कि दुनिया में अच्छे को अच्छा बनाना कोई कला नहीं है। अच्छे को अच्छा बनाना कोई कला नहीं है, लेकिन उस कड़ी को जो खराब मौसम में, खराब जगह पे या उस सीमित संसाधन में है, उसको अगर अच्छा बना पाते हैं, वो बच्चे अच्छे बन पाते हैं, तो वाकई वो प्रबंधक, वो प्रधानाचार्य, वो जगह, वो स्थान अपने आप में सराहनीय हो जाए। तो नजारा हमारा क्या करना है? नजरिया बदलिए, अपनी नजारा बदल जाएगा और आपके जीवन में एक ऐसी प्रकाश आएगी जो आपके लिए बहुत काम करेगी। आज की जरूरत क्यों आ गई? आज तमाम जो है, जो आपको बताया गया, इसकी जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत आ गई कि भारतीय परंपराओं में पहले संयुक्त परिवार होता था। मामा, दादा, चाचा, भाई, 4 भाई, 2 भाई, संयुक्त परिवार होता था। आज एकांकी परिवार है। आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल बहुत अच्छी मेहनत करके आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो आप जिस अवस्था से गुजरते हैं उसमें सही टाइम पे अपने इंद्रियों पे, अपने मन पे कंट्रोल नहीं करके और किसी से जिससे शेयर कर रहा है, वो गुरुजन या कोई ऐसा व्यक्ति जो है जिससे शेयर करके हम सही दिशा नहीं पाते हैं, परिणाम क्या होता है? और आज के पेरेंट्स की स्थिति क्या है? तो वहां हमको एक दिशा गलत हो जाता है। हम लोग एक नए भारत के निर्माण के लिए आप युवाओं को आगे जो वर्कशॉप होगा, आगे जो थेरेपी होगी, कोशिश करेंगे कि आपको कुछ यहाँ से निकाल के इस विद्यालय के बच्चे बच्चियों को किसी एक ऊंचाई पे ले जाएंगे। तो शायद यहाँ के आदरणीय प्रिंसिपल साहब को और वेदपथ एजुकेशनल सर्विसेज को एक सम्मान मिलेगा और आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। ऐसी कामना के साथ एडवांस में आप सबको दीपावली की शुभकामना करेंगे और आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं कि आप सब जाकर के दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करना है। 8 घंटे अगर पढ़ते थे तो 2 घंटा केवल दिवाली मनाएंगे, 6 घंटा क्योंकि क्लास 12 है। आगे बहुत कंपटीशन है बच्चों। अगर किसी प्रतियोगिता में अपने आप को जाना है तो ये एक लड़ाई है। 12वीं की एक जो लड़ाई है, ये जितना बड़ा बेस बन जाएगा, जितना अच्छी नींव बन जाएगी, आगे के लिए आपको किसी भी तरह की परेशानियां
नहीं आएंगी। तो जिस तरह की नीड्स हो, अगर लगे कभी बच्चों को कि मुझे किसी तरह की आवश्यकता है, तो आप अपने प्रिंसिपल सर को, अपने टीचर्स को बताएंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर प्रोटोकॉल से कर लेंगे। सेशन जो लोग करते हैं तो उसको हम लोग मीटिंग को कर लें। तो आइए मीटिंग का समापन करते हैं तालियों के साथ। और इधर आ जाइए आप, माइक प्लीज। हाँ प्लीज आइए, हम लोग राष्ट्रगान को करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जवल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए जय जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू भाई आप सभी को।